नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टडी विथ हरी पर। तो आज की शुरुआत करते हैं हम क्लास की हिस्ट्री जो दिशा की 2020 बुक है, यानी कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाली, जो सबसे अधिक क्वेश्चन जिस बुक में से देखे जाते हैं, तो वह कौन सी बुक है? दिशा 2020। ठीक है, कौन सी? दिशा 2020। क्योंकि इसकी एक खासियत है वो क्या है? देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार देखो, इतने पेपर लग गए, उनमें से जो मोस्ट क्वेश्चन है वो तो इसने दे दिए, और जितने भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो इसको पूरे क्वेश्चन इसी में है, तो सभी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहले अपन ने चौहान तक करवा दिया था, पूरे चौहान करवा दिए थे। तो आज शुरू करते हैं, और जहाँ तक हो सकता है वहाँ पर पूरा मेवाड़ जो गुइल सिसोदिया वंश है, तो वह पूरा करवा के ही छोड़ेंगे। पूरा एक ही क्लास में, अगर अपने जहाँ तक होता है वहाँ तक एक टॉपिक एक बार में पूरा करवा देते हैं। तो देखो, इतने क्वेश्चन, यानी कि कम से कम भी नहीं तो 100-200 क्वेश्चन करवाते हैं। तो 100-200 क्वेश्चन अगर एक ही टॉपिक में से करवाते तो इनसे बाहर ना तो कोई क्वेश्चन जाने वाला है, ना कोई इनसे बाहर कोई क्वेश्चन आने वाला है। अगर जिस बंदे को अगर ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूरे याद है, तो वो मान लो उसके जीके जीके का पोर्शन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, 100% सही होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो शुरू करते हैं इसी के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान गुहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? यानी कि जो गुहिल सिसोदिया गुहिल थे, उनके सिद्धांत के विरुद्ध है, तो वो कौन था? यानी कि जी एच ओझा थे। डॉक्टर गौरीशंकर ओझा गुहिलों को सूर्यवंशी, गुहिलों क्या कहता, सूर्यवंशी मानते हैं, जबकि जबकि डी आर भंडाकर एवं गोपीनाथ शर्मा मेवाड़ के गुहिल वंश को ब्राह्मण वंश मानते हैं, ब्राह्मण का वंश मानते हैं, और ओझा जी क्या मानते हैं? सूर्यवंशी मानते हैं। ठीक है, इसके साथ ही आगे का क्वेश्चन करते हैं। मौन यानी कि मोनोत नैणसी की ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाएं का उल्लेख किया जाता है? जो नैणसी की जो ख्याति है, उनमें गुहिलों की कितनी शाखाएं की है? तो वह है कितनी? 24। कितनी है? 24 है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं। देखो क्या है, इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। मोनोत नैणसी ने अपनी अपनी ख्यात मोहनोत नैणसी ख्यात में गुहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। कर्नल जेम्स टॉड ने भी अपने गुरु ज्ञानचंद्र के मंडल के उपसार संग्रहालय के आधार पर गुहिलों की 24 शाखाओं को माना है। कवि श्यामल राज ने गुहिलों की 36 शाखाएं बताई है। यानी कि केवल श्यामल दास है, उन्होंने कितनी बताई है? 36 बताई है। और कर्नल जेम्स टॉड और मोनोत नैणसी ने कितनी बताई है? 24 बताई है। ठीक है, इसके साथ चलते हैं। बप्पर रावल का मूल नाम क्या था? यानी कि जो बप्पर रावल थे, उनका मूल नाम क्या था? काल बोज था। क्या था? काल बोज था उनका नाम। उनका जो कार्य कब हुआ था? यानी कि 734 से 753 ईसा में जन्म हुआ था। मूल नाम क्या था? काल भोज था। ठीक है, इसके साथ ही चलते हैं आगे के क्वेश्चन। गुइल वंश का पहला शासक कौन था? जो गुइल वंश है उसका पहला शासक किसे माना जाता है? यानी किसे माना जाता है? बप्पर रावल को माना जाता है। आगे क्वेश्चन करते हैं। 1734 ईस्वी तक राजस्थान मौर्य वंश का शासक कौन था, जो बाद में बप्पर रावल द्वारा मारा गया था? तो कौन था? बताओ। यह है मानमोरी था, जो मानमोरी को किसने मार दिया था? बप्पा रावल ने मार दिया था। आगे चलते हैं। चित्तौड़गढ़ राणा रतन सिंह किस वंश का था? जो चित्तौड़ के राणा रतन सिंह किस वंश के शासक थे? तो वो कौन सा वंश था जिसके शासक थे? तो वह तो एक गुहिल वंश के शासक थे। चित्तौड़ के राणा रतन सिंह गुहिल वंशीय गहलोत रावल शाखा के अंतिम शासक थे। यानी कि जो जो गुहिल शाखा है उसके अंतिम शासक कौन थे? राणा रतन सिंह। इसी के साथ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम की दृष्टि से सही क्रम है? यानी कि कालक्रम की दृष्टि से सही क्रम पूछ रहा है। तो देखो, जैत्र सिंह, समर सिंह, तेज सिंह। यानी कि आगे की देखते हैं आगे क्या है। तो ये भी सही नहीं है। उसके बाद में चलते हैं कौन सा? चैत्र सिंह, तेज सिंह और समर सिंह, ये सही है। पहले जैत्र सिंह आएगा, फिर तेज सिंह आएगा, फिर समर सिंह आएगा। ठीक है, इसके साथ चलते हैं आगे क्वेश्चन। जैत्र सिंह था, जैत्र सिंह कहाँ का था?
मेवाड़ का शासक था। कहाँ का था? मेवाड़ का शासक था। निम्नलिखित में शासकों का सही क्रम क्रम कालक्रम के अनुसार सेट करना है। पहले आएगा महिर भोज, यानी कि महिर भोज गया, महिर आएगा जो, और उसके बाद में आएगा क्षेत्र सिंह, लक्ष्मण लक्ष्य सिंह जिसे लाखा कहा जाता है, और फिर आएगा मोकल। ठीक है, यानी कि लाखा का पुत्र था मोकल। आगे चलते हैं इसके साथ। अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़ की घेराबंदी किस वर्ष में की थी? जो अलाउद्दीन खिलजी थे, जो मेवाड़ वासियों की जो बीच की घेराबंदी की थी, वह किस वर्ष में की थी? कब की थी? 1303 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1303 ईस्वी में की थी। और 1303 ईस्वी में ही साका हुआ था, यानी कि जोहर हो गया था। राजस्थान का पहला जोहर कहाँ पर है? 1301 में रणथंभौर में हुआ था। और दूसरा कहाँ पर हुआ था? पहला तो हुआ था रणथंभौर में, दूसरा हुआ था चित्तौड़ में, यानी कि मेवाड़ में हुआ था। इसके साथ ही आगे चलते हैं। देखो ये रहा, यानी कि मेवाड़ का प्रथम और राजस्थान का दूसरा शाखा कहलाता है। ठीक है, इसी के साथ आगे की क्वेश्चन करते हैं। किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया जाता है? अलाउद्दीन खिलजी के जो आक्रमण का वर्णन किया जाता है, तो वह कौन सी में किया जाता है? वह किया जाता है ख्वाइज उल फतूर में, ख्वाइज उल फतूर में किया जाता है। इसी के साथ चलते हैं। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ अभियान के दौरान जो मुस्लिम इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था वह था, यानी कि जो चित्तौड़ का अभियान चलाया गया था उसमें मुस्लिम इतिहासकार कौन गए थे अलाउद्दीन खिलजी के साथ? तो वह गया था हमीर खुसरो गया था। किसके साथ गया था? ये गया था अलाउद्दीन खिलजी के साथ। और कब गया था? 1303 ईस्वी में गया था। ठीक है, इसके साथ चलते हैं। वह राजपूत रानी जिसने अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर कब्जा करने पर जोहर कर लिया था, यानी कि जो चित्तौड़ पर कब्जा किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने कर लिया था 1303 में। तो कौन थी उस टाइम पर रानी जिसने जोहर किया था? तो वह थी पद्मनी। कौन थी? पद्मनी। देखो कंफ्यूज में नहीं होना, पद्मावती भी है, तो ये यहाँ पर पद्मनी आएगा। सही ढंग से देख के करना है। ठीक है, 1303 ईस्वी में सेना नायक गोरा और बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे? यानी कि 1303 में जब युद्ध हुआ था, तो गोरा और बादल दो सेना नायक थे। वह किसकी सेना का नेतृत्व कर रहे थे, यानी कि फिर वो वीरगति को प्राप्त हो गए थे? तो वह कर रहे थे अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी, तो उससे युद्ध कर रहे थे। ठीक है, गोरा और बादल किसकी रक्षा की थी? गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? पद्मनी की रक्षा की थी। किसकी रक्षा की थी? पद्मनी की रक्षा की थी। आगे चलते 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रख दिया था? तो चित्तौड़ का नाम बदलकर उसने रख दिया था खिजराबाद। क्या रख दिया था? खिजराबाद रख दिया था, और अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर इसका खिजराबाद रखा था। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे? यानी कि जो सिसोदिया वंश है उसके पूर्वज कौन बने थे? तो उसके पूर्वज बने थे कौन? राणा हमीर बन गए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी के साथ देखो इसमें पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा मोस्ट है। 1300 यानी कि राणा हमीर 1326 1364 ईस्वी में मेवाड़ के उद्धारक एवं सिसोदिया वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। हमीर सिंगोली के युद्ध चित्तौड़ में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित किया था। महाराणा कुंभा द्वारा रचित रसिक प्रिया टीका में कीर्ति स्तंभ परिस्थिति में हमीर को विषम घाटी पंचानन की जो विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी जाती है, उन्हें कहा जाता है। तो ये पूछा जाता है विषम घाटी पंचानन किसे कहा जाता है? यानी कि विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी जाती है, ये देख लो, पूछा जाता है। और ये 22 में भी पूछा हुआ किसा है क्वेश्चन है। तो किसे को कहा जाता है? राणा हमीर को। ठीक है, आगे चलते हैं। मेवाड़ के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो मेवाड़ के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? हमीर को कहा जाता है, राणा हमीर को कहा जाता है। मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान से खनन प्रारंभ हुआ था? जो जावर की खान है चांदी की, उसे खनन प्रारंभ हुआ था, तो किसके समय हुआ था? राणा लाखा के समय, यानी कि लक्ष्य सिंह के समय हुआ था। आगे चलते हैं। सूड प्रबंध के लेखक है, जो सूड प्रबंध पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो कुंभा है उनके लेखक। ठीक है, इसी के साथ आगे क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से सबसे अधिक
किसे मेवाड़ की बौद्धिक एवं कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है? यानी कि बौद्धिक एवं कलात्मक उन्नति का श्रेय किसे जाता है? महाराणा कुंभा को कहा जाता है। इसी के साथ चलते हैं आगे क्वेश्चन करते हैं। इनकी जो रचनाएं हैं वो देख लेना एक बार। संगीत पर लिखे गए निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन से राणा कुंभा द्वारा रचित है? यानी कि जो ग्रंथ लिखे हुए हैं उनमें से कौन सा ग्रंथ है जो राणा कुंभा के द्वारा लिखे गए हैं? तो वह कौन कौन से हैं? देखो, संगीत राज ये भी राणा कुंभा का है, संगीत मीमांस ये भी है, सूड प्रबंध ये भी है, और रसिक प्रिय, यानी कि चारों ही राणा कुंभा के ग्रंथ है। सूड प्रबंध किसने लिखी थी? सूड प्रबंध है वो किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी कुंभा ने। किसने लिखी थी? कुंभा ने लिखी थी। निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ राणा कुंभा कृत है, जो राणा कुंभा के द्वारा लिखी गई है? तो वह कौन कौन सी है? देखो, एक तो पहली तो है संगीत राज इनकी है, संगीत मीमांस भी पहली इनकी है, और सुधा प्रबंध है। काल निधि नहीं इनकी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की थी? जो नृत्य रत्न कोश है उसकी रचना किसने की थी? कुंभा ने ही की थी। आगे क्वेश्चन करते हैं इसके साथ। महाराणा कुंभा के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कीर्तियां है नीचे दी गई कोट उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो इनमें से सही उत्तर चुनना है। तो सुधा प्रबंध और चंडी शतक इनकी कीर्तियां है। कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? कौन सा ग्रंथ है जो कुंभा के द्वारा रचित नहीं है? तो वह है संगीत स्वरूप संगीत रत्नाकर, ये इनका नहीं है। महाराणा कुंभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी कि कथन को असत्य बताना है तो वह कौन सा है? स्वयं विद्वान न थे किंतु विद्वानों के आश्रयदाता थे। यानी कि खुद विद्वान नहीं थे लेकिन विद्वानों के क्या थे? आश्रयदाता थे। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभाजित है? तो कितने कोशों में विभाजित है? 5 में। 5 कोशों में विभाजित है। ठीक है, तो वह कौन कौन से है? वो पाट्य रत्न कोश है, नृत्य कोश है, संगीत रत्न कोश है, वाद रत्न कोश है, रस रत्न कोश है। ठीक है, आगे चलते हैं इसी के साथ। निम्नलिखित में से कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है, यानी कि जो ग्रंथ है वो कौन सा है इनके द्वारा रचित? संगीत राज इनके द्वारा रचित ग्रंथ है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? जो कुंभा के द्वारा रचित नहीं है वह कौन सा ग्रंथ है? तो वह कौन सा है? राजवल्लभ। कौन सा है? राजवल्लभ इनके द्वारा रचा हुआ ग्रंथ है। ठीक है, आगे चलते हैं। शिल्प शास्त्रकार मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किस विषय में है? वह कौन से विषय में है इनके द्वारा? मूर्ति कला के विषय में है। किसके द्वारा की कला में है? मूर्ति कला के विषय में है। मंडन द्वारा निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना की गई है? जो कुंभा है, मंडन है, इनके द्वारा निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना इनके द्वारा की गई थी? तो कौन कौन सी पुस्तकें हैं जो मंडन के द्वारा की गई है? तो इनके द्वारा की गई है, देखो, राजवल्लभ है, रूप रूप अवतार है, और कौन सी है? देव मूर्ति प्रकरण है, और वास्तुकार है। यानी कि चारों इनकी है। ठीक है, आगे चलते हैं इसके साथ शिल्प वास्तुकार मंडन द्वारा निम्नलिखित में से निम्न यानी कि द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है? यानी कि इनके द्वारा जो लिखित ग्रंथ है वह कौन सा नहीं है, ये पूछना चाहता है। तो इसी के साथ चलते हैं अपन। इनका कौन सा नहीं है? कलामंडल इनका नहीं है। कौन सा नहीं है? कलामंडल इनका ग्रंथ नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं इसी के साथ। कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? जो कौन सा ग्रंथ है ये पूछ रहा है, कौन सा ग्रंथ है जो किसका नहीं है? कुंभा का रचना नहीं है। तो वो कौन सा का नहीं है? काल निधि इनकी नहीं है। कौन सा नहीं है? काल निधि इनकी रचना नहीं है। इसी के साथ में यानी कि मंडन के पुत्र गोविंद ने काल निधि उद्धारक धोरणी द्वार दीपिका ग्रंथ की रचना की है, और काल निधि देवलिया सिक्कर विधान पर केंद्रित है। सिक्कर की रचना व सिक्कर के अंग उपंगों के संबंध में कदाचित एक मात्र स्वतंत्रता ग्रंथ कहा जाता है। ये किसका है? जो मंडन का पुत्र था गोविंद, उसी का है। ठीक है, आगे चलते हैं इसी के साथ। किस
किस राजा को अभिनव भट्टाचारी, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, राय रन एवं दान गुरु की उपाधि दी जाती है? जो यानी कि ये उपाधियां है वह किसे दी जाती है? तो वो किसे जाती है? कुंभा को दी जाती है। किसे दी जाती है? कुंभा को दी जाती है। आगे चलते हैं, ये देख लेना आप। इसी के साथ चलते हैं। राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु एवं परम गुरु नायक उपाधियां किसको दी जाती है? जो इतनी उपाधियां हैं वह किसे दी जाती है? तो वह एक को दी जाती है। वो किसे दी जाती है? कुंभा को दी जाती है। आगे चलते हैं इसी के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा शासक है? शासक अभिनव भट्टाचारी के नाम से प्रसिद्ध है। अभिनव भट्टाचारी के नाम से एक ही प्रसिद्ध है, वह कौन है? कुंभा है। कौन है? कुंभा है भैया। आगे चलते हैं। संगीत संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को उपाधि दी जाती है। यानी कि संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को कौन सी उपाधि दी जाती है? तो संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि दी जाती है। कौन सी? अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? यानी कौन सा विद्वान है जो कुंभा के दरबार में नहीं था? तो वह कौन है? तो वह है कौन? कौन है? मुनि जीन विजयसुरी। तो यह कुंभा के दरबार में नहीं था। देखो नाथा भी था। कौन था? नाथा भी था। नाथा था। नाथा के साथ कौन था? मुनि सुंदर सूरी था। ये जरूर ध्यान रखना, मुनि सुंदर सूरी तो था लेकिन कौन नहीं था? मुनि जैन विजय सूरी नहीं था, टीला था। आगे चलते हैं इसी के साथ। आगे आगे सुन देखते हैं। जैन विद्वान जो महाराणा कुंभा के दरबार में थे, जो जैनी विद्वान थे, उनमें से कौन थे जो महाराणा के दरबार में थे? जैन मुनि मुनि जिनसेन सूरी था। कौन था? मुनि जैन जिनसेन सूरी था। आगे चलते हैं। राणा कुंभा को निम्नलिखित में वाद्य यंत्रों में से किसमें दक्षता हासिल की थी? यानी कि उनके बहुत ही बजाने का रखने का बहुत ही दक्षता प्राप्त कर रखी थी। यानी कि वो प्रखंड थे उनमें बजाने में। तो वह किसमें थे? वीणा में। किसमें थे? वीणा में बजाने में दक्ष थे। ठीक है। और उनकी पुत्री रामाबाई को भी वाणीश्वरी यानी कि संगीत प्रेम के कारण कहा जाता है। यानी कि वाणी उन्हें उन्हीं की पुत्री भी इसी में पारंगत थी। कौशल माता का भव्य मंदिर किसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था? जो कुशाल माता का मंदिर है। कौन सी माता का? कुशाल माता का मंदिर। कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था वह स्थित है। वह कहाँ स्थित है? बदनौर में स्थित है। कहाँ है? बदनौर में स्थित है भैया। ठीक है। आगे चलते हैं इसके साथ। ये देख लेते हैं इसके। देखो महाराणा कुंभा द्वारा वर्तमान ब्यावर में जिले में पूर्व भीलवाड़ा जिले के बदनौर में कुशाल माता का मंदिर बनवाया गया है, जिसे बैराट माता या जाट माता या जाट बैराट माता भी कहा जाता है। वह कौन सा मेवाड़ मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ किले की मरम्मत करवाई थी? जो अचलगढ़ सिरोही वाला है उसकी मरम्मत किसने करवाई थी? तो वह करवाई थी महाराणा कुंभा ने करवाई थी। किसने करवाई थी? महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा ने कुल जो मेवाड़ के जितने भी दुर्ग बने हुए हैं 84 दुर्ग, उनमें से 32 दुर्ग किसके हैं? महाराणा कुंभा के द्वारा बनाए गए हैं। कुंभलगढ़ का राजसमंद हो, अचलगढ़ आबू का हो, बसंती दुर्ग हो सिरोही वाला, मेरों के प्रभाव में से बढ़ने के कारण रोकने के लिए इन्हें मानचंद दुर्ग का निर्माण भी करवाया था। बदनौर के निकट बेरहाट का दुर्ग भी का निर्माण भी करवाया था। बोमट दुर्ग का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। राजस्थान वास्तुकार जनक भी कहा जाता है। जो यानी कि इसी कारण कुंभा को क्या कहा जाता है? राजस्थानी वास्तुकला का जनक माना जाता है। किसी कला का? वास्तुकला का जनक भी माना जाता है। राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे माना जाता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी किसे माना जाता है? महाराणा कुंभा को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? यानी कि कुंभा ने वो उस दुर्ग का निर्माण नहीं करवाया है। तो वह कौन सा है? गागरोन का दुर्ग। देखो मानचंद दुर्ग, बसंती दुर्ग, कुंभलगढ़ इन्हीं के द्वारा करवाए गए हैं। वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन है? कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग
जीर्णोद्धार करवाया, यानी कि 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने करवाया। तो कौन है? महाराणा कुंभा है। आगे चलते हैं। राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ किला किस स्थान पर स्थित है? तो वह कहां पर स्थित है? कहां पर है? माउंट आबू। माउंट आबू कहां पर स्थित है? सिरोही में। कोई सा भी आ जाए, चाहे सिरोही आ जाए चाहे माउंट आबू आ जाए। अगर माउंट आबू आ रहा है तो माउंट आबू करना है, अगर सिरोही आ रहा है तो सिरोही करना है। इसी के साथ चलते हैं। महाराणा कुंभा को कितने किलों के निर्माण का श्रेय जाता है? 32 किले। किसने करवाए थे? 32 किले। 84 में से 32 किले। कितने में से? 84 में से 32 किलो का निर्माण कुंभा ने करवाया है। चित्तौड़ विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? जो चित्तौड़ विजय स्तंभ है उसका निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने करवाया। किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। कोई सा भी एग्जाम हो उसमें कुंभा रट के चले जाना, प्रताप रट के चले जाना, उसमें से क्वेश्चन मिल जाएंगे। विजय स्तंभ विजय विष्णु को समर्पित 122 फीट ऊंचा 9 मंजिला है। कितने मंजिला है? 9 मंजिला। 122 फीट ऊंचा है। निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा के द्वारा मालवा सुल्तान मोहम्मद खिलजी सारंगपुर युद्ध विजय के स्मृति में करवाया था। 1440 से 1448 ईस्वी में नवी मंजिल पर बिजली गिरने से टूट गई थी, जिसे राणा सौरभ सिंह ने पुनः निर्माण करवाया था। इसको प्रशस्तियों में कीर्ति स्तंभ कहा जाता है, यानी कि प्रस्तुतियों में, यानी किसे? विजय स्तंभ को क्या कहा जाता है? कीर्ति स्तंभ कहा जाता है। तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह लिखा यानी गुदा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने इसे क्या कहा था? कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ इमारत मानी जाती है। ठीक है, विजय स्तंभ पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। यह हो गई विजय स्तंभ पर बात। आगे चलते हैं इसी के साथ। चित्तौड़ विजय स्तंभ के बारे में निम्नलिखित तथ्यों में सही का तथ्य कौन सा है? यानी कि सही जो तथ्य है वो कौन सा है? एक तो है यह प्रसिद्ध है कि इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया है, ये भी सही है। और इसी के साथ इसमें जेता की मूर्तियां उत्कीर्ण है। ठीक है, 11 मंजिला नहीं है ये, मात्र कितना मंजिला है? 9 मंजिला है। आगे चलते हैं इसी के साथ। आगे चलते हैं। कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ कितने मंजिला है? तो ये आ गया 9 मंजिला है भैया। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। यानी इसमें दे रखा है तो कौन सा है? तीसरा आएगा। कितना? 9 मंजिला है। ठीक है, आगे चलते हैं। चित्तौड़ स्थित विजय स्तंभ का पहला स्मारक डाक टिकट जारी किया था 1949 में किया था। ठीक है, 15 अगस्त 1949 में किया गया था। 9 मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ में राणा कुंभा ने अपने किस उपास्य देव को समर्पित किया गया था? तो किसे किया गया था? विष्णु को किया गया था। किसे? विष्णु को समर्पित किया गया था। महाराणा कुंभा ने पर विजय प्राप्त करने के लिए उपलक्ष्य में विजय स्तंभ करवाया था। विजय स्तंभ की स्थापना कहते हैं मालवा गुजरात के विजय पर। आगे चलते हैं। मालवा के किस शासक को परास्त कर कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो किसने कराया? मोहम्मद खिलजी प्रथम को पराजित कर फिर करवाया था। कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ के टुकड़े हुए भाग पर पुनः निर्माण यानी कि नवी मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? तो नवी मंजिल का निर्माण करवाया था राणा सौरभ सिंह ने करवाया था। सारंगपुर युद्ध 1437 ईस्वी में किस राज्य के मध्य हुआ था? तो वह था मेवाड़ और मालवा के मध्य हुआ था। सारंगपुर का युद्ध हुआ था। आगे क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो सारंगपुर का युद्ध लड़ा गया था 1437 ईस्वी में। कब गया था? 1437 ईस्वी में लड़ा गया था। सन 1437 ईस्वी में मेवाड़ मालवा युद्ध तत्कालीन कारणों कारण था, यानी कौन से कारण था? मालवा के महापंवार को मेवाड़ को सौंपने से इनकार। ठीक है, आगे चलते हैं। मालवा के किस सुल्तान ने राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया था? मेवा तो वह कौन था? तो वह था मोहम्मद खिलजी। कौन था? मोहम्मद खिलजी। इसी के साथ ने कुंभा गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण था। संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था?
नागौर का विवाद। कौन सा था? नागौर का विवाद था। इसी के साथ चलते हैं आगे, क्वेश्चन करते हैं चंपारण की संधि किसके के मध्य हुई थी? तो चंपारण की जो संधि है वो मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच हुई थी। किसके बीच? मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच संधि हुई थी। इसी के साथ चलते हैं आगे, क्वेश्चन राजस्थान के कौन से शासक को विद्वान ने हिंदूपथ कहा जाता है? हिंदूपथ जो किया था तो वह कौन है? सांगा है। कौन है? सांगा, महाराणा सांगा। 1509 से 1528 सांगा भारतीय इतिहास में हिंदूपथ के नाम से विख्यात है। किसके नाम से? हिंदूपथ के नाम से। कर्नल जेम्स टोड ने राणा सांगा को सिपाही का हंस कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ आगे क्वेश्चन करते हैं महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? यानी कि इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में परास्त किया था? खातौली का युद्ध था, तो उसमें परास्त किया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। खातौली का युद्ध पिपलाद तहसील कोटा का युद्ध 1517 ईस्वी में होता। कब हुआ था? 1517 ईस्वी। महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें राणा सांगा विजय रहा, किंतु लड़ा लंगड़ा हो गया था। क्या हो गया था? लंगड़ा हो गया था। और इब्राहिम लोदी ने पुत्र को बंदी बना लिया था। इब्राहिम लोदी के जो पुत्र था उसको सांगा ने बंदी बना लिया था। मेवाड़ के निम्नलिखित में से कौन शासकों में किसे इब्राहिम लोदी ने को खातौली के युद्ध में पराजित किया था? यानी कि खातौली का जो युद्ध हुआ था उसमें पराजित किया था, तो राणा सांगा ने किया था। खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा के किस सुल्तान को पराजित किया था? यानी कि इस खातौली के युद्ध में किस सुल्तान को पराजित किया था? तो इब्राहिम लोदी को किया था पराजित। खातौली का युद्ध लड़ा गया था। जो खातौली का युद्ध है वो लड़ा गया था, यानी कि इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। खातौली का युद्ध के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी कौन सा कथन असत्य है? कौन सा है? यह युद्ध सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था, तो यह तो सही है। और खातौली का युद्ध मेवाड़ सीमा पर स्थित सामरिक महत्व के कारण था, तो ये गलत है। तो इसका आंसर क्या है? दूसरा है। ठीक है, आगे चलते हैं। गागरोन का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? जो गागरोन का युद्ध है वह किसके मध्य लड़ा गया था? मोहम्मद खिलजी द्वितीय और महाराणा सांगा के मध्य। जो गागरोन का युद्ध है मोहम्मद खिलजी और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। निम्नलिखित में से राणा सांगा के समय मालवा का शासक कौन था? जो राणा सांगा के समय मालवा का शासक कौन था? तो मालवा का शासक था मोहम्मद खिलजी सेकंड था। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से आगे क्वेश्चन कौन सा है? ये रहा। महाराणा सांगा के ने जिस अफगानों को शरण दी थी वे थे, यानी कि कौन से अफगान थे जिनको महाराणा सांगा ने शरण दी थी, तो वह कौन से हैं? तो वह थे कौन? मोहम्मद लोदी हसन खान। मोहम्मद लोदी हसन खान था। ठीक है, इसी के साथ ही चलते हैं आगे, क्वेश्चन करते हैं। देखो, बहुत ही बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन जिसे माना जाता है। निम्नलिखित में से युद्ध में महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को 16 फरवरी 1527 को परास्त किया था। यानी कि 16 फरवरी 1527 को परास्त किया था। वह कौन सा था? बयाना का युद्ध था। कौन सा था? बयाना का युद्ध था। इसी के साथ चलते हैं आगे, क्वेश्चन करते हैं। राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? यह भी बहुत बार हर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये कौन सा है? इसमें है, देखो ऑप्शन देख लेते हैं, इसी के साथ आगे चलते हैं। यानी कि 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था। ठीक है, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं, इतना ही मोस्ट है। तो इसके साथ 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में राणा सांगा और मोहम्मद सम्राट जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, यानी कि बाबर, ये याद रखना आप, तो बाबर के मध्य भीषण युद्ध हुआ था। खानवा के मैदान में आधुनिक भरतपुर जिले के रूपावास तहसील में गंभीर नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, खानवा के युद्ध में राणा
राणा की सेना अफगान तुगलक मोहम्मद लोदी एवं मालवा शासक हसन खां मेवाती मेवाड़ के राणा सांगा का पुत्र मालदेव बीकानेर के राजा राव जैत सिंह के पुत्र ये थे। ठीक है, इसमें बहुत सारे उन्होंने भाग लिया था। निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े गए थे? तो कौन थे देखो, इसमें देखते हैं। तो वह थे कौन कौन थे, राजा भारमल इंडर और वीरमदेव मेड़तिया, ये थे। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी के साथ निम्नलिखित में से खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे। राणा सांगा के पक्ष में कौन कौन लड़ा था? तो वह कौन था? राणा के पक्ष में लड़े थे तो देखो ये चारों थे, मोहम्मद लोदी, हौसन खान, मालदेव और मेदिनी राय थे। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं आगे की। खानवा के युद्ध में किन मोहम्मद निम्नलिखित राजपूत मुस्लिम योद्धाओं ने बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के पक्ष में भाग लिया था? तो कौन था देखो, तो वह कौन कौन थे? मोहम्मद लोधी, राव उदय सिंह, गोकुलदास सागर, हसन खान मेवाती। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध है। कौन सा युद्ध है? खानवा का युद्ध है। निम्नलिखित में से शासकों में से किसे खानवा के युद्ध राणा सांगा की ओर भाग लिया था? तो वह कौन था? राव कल्याणमल। खानवा के युद्ध में निम्नलिखित में से किसे राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया था? तो वो कौन सा था? सहलद कंवर था। आगे चलते हैं। रावत जग्गा और रावत बग्गा किस शासक के सरदार थे? यानी जग्गा और बग्गा किसके थे? सांगा के थे। निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को सहायता प्रदान की थी? यानी कि खानवा के युद्ध में सहायता प्रदान की थी, किसने की थी? राणा राव गंगा ने की थी। जब खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ, राव गंगा ने अपने पुत्र राव मालदेव के नेतृत्व में 4000 सैनिक भेजकर राव सांगा की मदद की थी। कितने सैनिक? 4000 सैनिक भेजकर सांगा की मदद की थी। इसी के साथ चलते हैं। खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी? तो वो मालदेव था। ठीक है, आगे चलते हैं। किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा घायल हो जाने पर उसका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? तो झाला अज्जा था। कौन था? झाला अज्जा। आगे चलते हैं। खानवा के युद्ध में सांगा की पराजय का मुख्य कारण, यानी कि सांगा की जो पराजय हुई थी उसका मुख्य कारण क्या था? बाबर की सेना व्यवस्था, उनकी तुगलक प्रणाली। क्या थी? तुगलक प्रणाली की वजह से ही सांगा हार गया था। महाराणा सांगा के मृत्यु शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया था? तो दाह संस्कार मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किया गया था। कहां पर किया गया था? मांडलगढ़ भीलवाड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं इसी के साथ। 30 जनवरी 1528 ईस्वी को उसकी मृत्यु होने पर उनका शव काल्पनिक एवं मांडलगढ़ समाधि स्थल ले जाकर अंतिम संस्कार कर दिया गया था। राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1528 को हुई थी। 1528 को। इसी के साथ चलते हैं। राणा सांगा की मृत्यु के बाद कौन सा कौन मेवाड़ का शासक बना? यानी कि सांगा की मृत्यु के बाद कौन बना था? राणा रतन सिंह बना था। राणा रतन सिंह शासक बना था। उसी के साथ चलते हैं। गुजरात के सुल्तान मोहम्मद शाह ने चित्तौड़ किले पर किस वर्ष हमला किया था? यानी कि कौन सा वर्ष था जब सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर हमला किया था? तो 1533 ईस्वी में किया था। आगे चलते हैं इसी के साथ। द्वितीय शाखा के समय चित्तौड़ पर किसने आक्रमण किया था? जो द्वितीय शाखा हुआ था, तो जब किसने किया था? बहादुर शाह ने किया था। किसने किया था? बहादुर शाह ने आक्रमण किया था।
इसी के साथ चलते हैं, चित्तौड़ की द्वितीय शाखा में किस रानी ने जोहर किया था? तो कौन थी? कर्मावती थी। कौन थी? कर्मावती। और पहला जो जोहर हुआ था जब कौन थी? पद्मिनी थी। जब पहला हुआ था जब तो पद्मिनी थी। पहला कब हुआ था? 1303 में। कब हुआ था? 1303 में हुआ था। ठीक है। किसने किया था? ये किया था किसने? अकबर ने किया था। ठीक है, किसने? तो ये देख लेना। और बहादुर शाह ने कब किया था? रानी कर्मावती के समय किया था। अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेरा के समय मेवाड़ का राणा कौन था? तो वो कौन था? राणा उदय सिंह था। कौन था? राणा उदय सिंह। ठीक है। इसी के साथ चलते हैं, अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कब किया था? यानी कि जो चित्तौड़ पर अधिकार कब किया था? 25 फरवरी 1568 में किया था। 25 फरवरी 1568 में किया था। ठीक है। इसी के साथ चलते हैं, चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ था? चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था 1568 में। कब हुआ था? 1568 में हुआ था। ठीक है। मेवाड़ के उस राणा का नामोल्लेख कीजिए जिसने मालवा शासक बहादुर को शरण प्रदान की थी। तो वह किसने की थी? आगे चलते हैं। इसी के साथ, महाराणा उदय सिंह ने की थी। किसने की थी? महाराणा उदय सिंह ने की थी। आगे चलते हैं, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है, यानी कि जन्म स्थली कौन क्या है महाराणा प्रताप की? तो वह है कुंभलगढ़। क्या है? कुंभलगढ़। शासक बनने से पहले कौन कीका के नाम से प्रसिद्ध था? यानी कि कीका के नाम से कौन प्रसिद्ध था शासक बनने से पहले? तो वह कौन थे? प्रताप, महाराणा प्रताप जी। महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो कौन सा वर्ष था जब महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था? तो कब हुआ था? 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। कब? 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभा का जन्म हुआ था। ठीक है। कहाँ पर हुआ था? कुंभलगढ़ में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुंभलगढ़ में। इसी के साथ आगे चलते हैं, महाराणा प्रताप का राज्यभिषेक सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? जो कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? गोगुंदा में हुआ था। इसी के साथ इसकी थोड़ी व्याख्या पढ़ लेते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात मान सिंह ने अपनी सेना का पड़ाव डाला। महाराणा उदय सिंह के अग्नि संस्करण के पश्चात महाराणा प्रताप का राज तिलक गोगुंदा के महादेव बाड़ी पर राणा प्रताप 32 वर्षीय आयु में 28 फरवरी 1572 में राज्याभिषेक किया, जहां आज इसी के साथ ही आगे विश्लेषण करते हैं। अकबर ने शिष्टमंडल मंडल का अंतिम नेतृत्व करने के लिए प्रताप के पास भेजा गया ताकि वह शक्तिपूर्वक अधीनता स्वीकार कर सके। तो वह कौन था? टोडरमल था। कौन था? टोडरमल। टोडरमल जी थे। ठीक है। आगे चलते हैं, कौन सा शासक हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप को विजय मानता है? तो कौन है? ये सभी है। राज प्रशस्ति मानती है, राज प्रकाश मानता और जगदीश मंदिर प्रशस्ति में मानती है, यानी कि सभी आएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। इसी के साथ, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो कब लड़ा गया था? 18 जून 1576 में लड़ा गया था। देखो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, यह युद्ध हल्दी घाटी के दर बहार बनास नदी के निकट खमनौर की गांव राजसमंद में लड़ा गया था। 18 जून 1576 में विक्रम संवत 1633 द्वितीय ज्येष्ठ सदी में लड़ा गया था। और 21 जून 1576 में हिंदी अकादमी बताती है। तो ये मानते हैं ज्यादा 18 जून को। क्या मानते हैं? 18 जून ही करना है, क्योंकि एनसीईआरटी मानती है। इसी के साथ चलते हैं। आ गया क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध में विस्तृत जानकारी अब्दुल कादिर बदनायू के किस ग्रंथ से होती है? तो वह कौन सी होती है? मुक्तखा उत तवरीख। आगे चलते हैं, हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध का मैदान किस जिले में स्थित है? तो वह है राजसमंद में। कौन से में है? राजसमंद जिले में। वीर विनोद के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी? तो मुगल सैनिकों की संख्या थी 80,000।
कितनी मानी जाती है? 80,000। और 20,000 प्रताप के पास थी, यानी कि 20,000 तो किसके पास थी? प्रताप के पास। और 80,000 किसके पास थी? अकबर के पास। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? तो कौन थे? तो वह कौन कौन से थे? राम सिंह तंवर था, और बिंदा झाला था, और रावत कृष्णदास चुंडावत था। मान सिंह कछवा तो यानी कि किसका था? अकबर की सेना की तरफ से लड़ रहा था। हल्दीघाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किसने किया था? मानसिंह प्रथम ने किया था। किसने किया था? मानसिंह प्रथम ने नेतृत्व किया था। उसी के साथ चलते हैं। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में रावल का नेतृत्व कर रहा था। जो रावल शाखा उसका नेतृत्व हमीर खां सूरी कर रहा था। कौन कर रहा था? हमीर खां सूरी कर रहा था। कौन हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदवल दस्त दस्ताती के इसमें शामिल था? तो वो कौन था? तो उसमें शामिल थे कौन? पुरोहित गोपीनाथ, राणा पुंजा, और जयमल मेहता। हमीर खान नहीं था। और चारण, कौन था? चारण जैसा। ठीक है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था? तो कौन था? राणा पुंजा था। कौन था? राणा पुंजा। हल्दी घाटी के युद्ध में किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा जाता है? जो खमनोर का युद्ध कहा जाता है, तो किसने कहा था ये? अब्दुल फजल ने कहा था। और किसने क्या कहा था ये भी देखते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध का उपनाम हाथी युद्ध, यानी कि अब्दुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा था, बदनायु ने गोगुंदा का युद्ध कहा था, कर्नल कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ इतिहास का थर्मोपल्ली कहा था। इसी के साथ चलते हैं आगे क्वेश्चन। हल्दी घाटी के युद्ध में कर्नल टोड ने किस नाम से संबोधित किया था? तो उसने थर्मोपल्ली कहा था। मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा था। हल्दी घाटी के युद्ध में गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था? यानी कि जो गोगुंदा का युद्ध है वो किसने कहा था? तो वो कहा था अब्दुल कादिर बदनायू ने कहा था। बदायूं ने कहा था। आगे चलते हैं। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद था। क्या था? राम प्रसाद था। आगे चलते हैं। हाथी, मान सिंह के हाथी का नाम था मर्दाना। अकबर के हाथी का नाम था हवाई था। और अन्य प्रसिद्ध हाथी थे लूंगा, गजमुक्त, गजराज, रण, मदार, खंडराव और चक्रवाप्ता। आगे चलते हैं इसी के साथ। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों की महाराणा के सैनिकों के साथ दो पक्षों में जिन हाथियों का बहुत ही वीरता दिखाई थी उनके नाम है। तो लूणा, राम प्रसाद, और गजमुक्त और गजराज था। ठीक है। इसी के साथ आगे चलते हैं। गजराज और रतन मंदार हाथियों में किस युद्ध में भाग लिए थे? तो वह हल्दी घाटी के युद्ध में भाग लिया था। इन दोनों ने लिया था। इसी के साथ आगे चलते हैं। किस स्थान में हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप को सर्वाधिक संख्या के लिए राजस्थानी राजधानी बनाया था? तो चाउंड को बनाया था। सर्वाधिक समय के लिए चाउंड को राजधानी बना के रखा था। इसी के साथ आगे चलते हैं। महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चाउंड में कब स्थापित की थी? तो चाउंड में स्थापित की थी कब? 1585 ईस्वी में। चाउंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रहा था? तो चाउंड रहा था 12 वर्षों तक राजधानी रहा था। हल्दीघाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा ने मुगलों के विरुद्ध कहाँ से प्रतिरोध जारी रखा? प्रतिरोध जारी रखा था वो किसने रखा था? कुंभ, कहाँ से रखा था? चाउंड से जारी रखा था। टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभयारण्य में स्थित दिवेर स्थान राजा से संबंधित है। तो महाराणा प्रताप से संबंधित है। कौन सा अभ्यारण्य है? टोड रावलीगढ़ दिवेर वाला। इसी के साथ आगे चलते हैं। राणा प्रताप ने कितने वर्षों शासन किया था? तो राणा प्रताप ने 24 वर्षों तक क्या किया था? शासन किया था। इसी के साथ आगे क्वेश्चन करते हैं। दिवेर का युद्ध किस के मध्य लड़ा जाता है? दिवेर का युद्ध लड़ा गया था राणा प्रताप मुगल किलेदार सुल्तान खां के बीच लड़ा गया था। मुगल के सुल्तान किलेदार के मध्य लड़ा गया था। 1882 में महाराणा प्रताप के दिवेर विजय के समय वहां के अधिकारी थे। तो वहां के अधिकारी सुल्तान खां गोरी था। कौन था? सुल्तान खां
गोरी वहां का वो था, किलेदार। कर्नल जेम्स टॉड द्वारा निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है? मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है? तो मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है दिवेर को। किसे कहा जाता है? दिवेर के युद्ध को कहा जाता है। महाराणा प्रताप के समय में अकबर के शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा गया था? तो 3 बार आक्रमण के लिए भेजा गया था। कितनी बार? 3 बार। इसी के साथ आगे क्वेश्चन करते हैं। मेवाड़ में महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? अंतिम मुगल का आक्रमण का किसने किया था? जगन्नाथ ने किया था। इसी के साथ आगे चलते हैं। हल्दीघाटी के युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किस सेना नायक के नेतृत्व में अकबर को महाराणा प्रताप के विरुद्ध सेना का अभियान भेजा गया था? तो किसके विरुद्ध भेजा गया था? तो भेजा गया था अब्दुल खान एक खाना, शाहबाज खाना, और कौन था? जगन्नाथ कछवा। 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया था? तो कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया था शाहबाज ने खान ने। किसने किया था? शाहबाज खान ने आक्रमण किया था। आगे चलते हैं। बादशाह ने मेवाड़ के महाराणा को आपस में समझौते के अधीन किया था, न कि बल से। तो किसने किया था? यानी कि किसमें लिखा, कौन सा कथन, ये कथन किसने कहा था? सर टॉमस्रो ने कहा था। 1576 ईस्वी में के बाद अकबर ने उदयपुर का प्रशासन प्रशासन किसे सौंपा था? तो किसे सौंपा था? अकबर ने। तो इन्होंने सौंप दिया आमेर के कछवा, जगन्नाथ कछवा को सौंप दिया था। महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी? जहाजपुर की जागीर किसे प्रदान की थी? जगमाल सिंह को। सुधार मंडन द्वारा निम्नलिखित में से किसे रचना नहीं की है? तो ये किसी की नहीं है, तो ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। आगे चलते हैं। महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसमें मथुरमल्ला ग्रंथ की रचना की थी वह है, तो वह कौन सा? चक्रपाणि मिश्री। चक्रपाणि मिश्री है। महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? जो महाराणा प्रताप है उसका दरबारी पंडित कौन है? तो उनका दरबारी पंडित है चक्रपाणि मिश्री। चक्रपाणि मिश्री है। निम्नलिखित में से किसे चक्रपाणि मिश्र द्वारा नहीं लिखा गया है? यानी कि चक्रपाणि द्वारा नहीं लिखा गया तो देवमूर्ति प्रकरण है। महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत मेवाड़ का शासक बना? यानी कि महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद अमर सिंह बना था। कौन बना था? अमर सिंह बना था। आगे चलते हैं। किसके शासनकाल में मुगल और मेवाड़ महाराणा के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई थी? तो जहांगीर के समय हुई थी। किसके समय हुई थी? जहांगीर के समय मेवाड़ और मुगलों के मध्य संधि हुई थी। निम्नलिखित में से किस मेवाड़ के शासक ने चित्तौड़ किले की मरम्मत करवाई थी? तो चित्तौड़ किले की मरम्मत किसने की? जगत सिंह ने करवाई थी। किसने किसने करवाई? जगत सिंह ने। 1576 ईस्वी में मुगल अधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा औरंगजेब ने सहायता प्रदान करने का प्रयास किया था? तो राज सिंह ने किया था। किसने किया था? राज सिंह ने। कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा था? तो मेवाड़ की गद्दी पर कौन बैठा था? महाराणा राज सिंह बैठा था। 17वीं शताब्दी में सिसोदिया राठौड़ गठबंधन मेवाड़ का शासक था, तो वह कौन था? महाराणा राज सिंह। मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौड़ों का साथ दिया था? महाराणा ने राठौड़ों का साथ दिया था महाराणा राज सिंह ने। किस राजपूत शासक के विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? कटकातु की उपाधि धारण किसने की थी? महाराणा राज सिंह ने की थी। किसने की थी? महाराणा राज सिंह ने। नाथद्वारा के में श्रीनाथ जी मूर्ति में निम्नलिखित में से किसे स्थापित करवाई थी? तो राज सिंह ने स्थापित करवाई थी। किसने? राज सिंह ने। किसकी? श्रीनाथ जी की। राज राज नाथद्वारा का मूल नाम है, नाथद्वारा का मूल नाम सिंहड़ है। सिंहड़ नाथद्वारा का मूल नाम है। निम्नलिखित में से राजपूत शासक का औरंगजेब के विरुद्ध विरुद्ध क्या था?
महाराणा राज सिंह ने। किसने किया था? राज सिंह ने किया था। इसी के साथ चलते हैं। 1689 ईस्वी में मुगलों का अंग्रेजों द्वारा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रबंध कारण था। तो वह था औरंगजेब द्वारा 1689 ईस्वी में हिंदू पर पुनः जजिया लगाना, यानी कि एक प्रकार का कर होता है तो वो लगा रहा था। ठीक है, उसी के साथ चलते हैं आगे क्वेश्चन। औरंगजेब द्वारा मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के विरुद्ध किस वर्ष युद्ध प्रारंभ किया था? तो उसने युद्ध प्रारंभ किया था 1689 में, 79 में, 79 में। ठीक है। औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए गए जाने पर किसके पत्र लिखकर विरोध किया था? तो किसने किया था? राज सिंह ने विरोध किया था इसका। ठीक है, जजिया कर का। मेवाड़ महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब ने उसे नाराज था? तो कौन थी? चारुमती। किसे विवाह करने पर नाराज हो गया था? राणा राज सिंह मेवाड़ समकालीन था। तो ये क्वेश्चन अपन यहाँ देख लेते हैं। मेवाड़ शासक राज सिंह मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा औरंगजेब दोनों समकालीन था। राज सिंह 1653 में शाहबाज में मिला था। औरंगजेब और शासनकाल की इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। शाहबाज शाहजहां के पुत्रों में हुई उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब ने मेवाड़ के किस महाराणा के सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया था? तो वह कौन था? राज सिंह। कौन था? राज सिंह का किया था। इसी के साथ चलते हैं। मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे? तो कौन कौन से? जगत सिंह सेकंड को। आगे चलते हैं। इसी के साथ आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन कौन सा? ये रहा। गिंगोली पर्वतसर्ग का युद्ध 1807 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? तो वह किसके मध्य लड़ा गया? जयपुर और जोधपुर के मध्य लड़ा गया था गिंगोली का युद्ध। कृष्ण कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के विवाद में राजपूताना के राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न कर दी थी? तो उदयपुर। कहाँ की थी? उदयपुर की। आगे चलते हैं। मेवाड़ की किस महाराणा ने शासनकाल में मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना का विवरण मिलता है? तो कौन था? सौरभ सिंह। इसी के साथ चलते हैं। मेवाड़ के शासकों के स्वयं को दीवान कहा जाता है। किसका दीवान का ऐसे कहा? किसका कहा जाता है? एकलिंग जी को। एकलिंग जी का दीवान कहा जाता है। कुल देवता एकलिंग जी मेवाड़ के शासक का स्वयं को दीवान कहा जाता है। कुल देवी बाण माता है। राज वाक्य जो दृढ़ राके धर्म को तही राके कटार। राज ध्वज है उगता सूरज और धनुष बाण। डूंगरपुर राज्य में गुहिल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो गुहिल राज्य का संस्थापक था सामंत सिंह। इसी के साथ चलते हैं। सही क्रम बताना है। युद्ध का सही क्रम है कौन सा है? देखो, पहले युद्ध हुआ था कौन सा हुआ था? सहारनपुर का युद्ध हुआ था। उसके बाद में खानवा का युद्ध हुआ था। फिर हल्दी घाटी का, फिर दिवेर का युद्ध हुआ था। महाराणा सज्जन सिंह को किस गवर्नर जनरल ने ग्रेट कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडियन की उपाधि धारण की थी? लॉर्ड रिपिन। किसने की थी? लॉर्ड रिपिन ने की थी। ठीक है, आगे चलते हैं इसी के साथ। तो अपने यहाँ पर पूरे मेवाड़ के राजवंश कर लिए हैं। ठीक है, इसी के साथ ही धन्यवाद। तो यहाँ पर एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में अपन करेंगे कौन सा? कछवा, जो जयपुर के राजवंश है उनका अध्ययन करेंगे आगे वाली क्लास में। धन्यवाद।